हिसाब किताब आप मांग रहे हैं, बिल्कुल मांगिए, लेकिन 10 साल पहले का भी हिसाब किताब कभी मांगा गया है? कभी उस पर भी तो आइए ना, कभी उस पर भी तो आइए। हिसाब लेंगे। हाँ, बिल्कुल लीजिए, लेकिन तब क्या कहा गया था उस पर भी तो आइए। एक घुसपैठिया को इन्होंने लेकिन तब क्या कहा गया था उस पर भी तो आइए ममता जी। जी हिमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज ना मैं बहुत सरलता से समझा देना चाहती हूं। जो बोला है राहुल गांधी ने ये वेल्थ सर्वे के नाम पर, वो उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर हमारी सरकार बन जाती है, जो असंभव है, तो हम वेल्थ सर्वे करवाएंगे और उसके बाद मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जो भी वेल्थ अब यहां से बाकी जिनके पास ज्यादा है निकलेगी उसको बांटेंगे। पता है क्या कहने का मतलब है? कि भाई हम तुम्हारे घरों में आके चेकिंग करेंगे, तुम्हारी वेल्थ देखेंगे, तुम्हारे पास कितना धन संपत्ति है वो देखेंगे। अगर तुम 1000 रुपए कमाते हो तो तुमको बोलेंगे तुम 400 रुपए रखो, क्योंकि तुम जो हो केवल 400 रुपए के लायक ही हो। 400 रुपए में तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा और बाकी के 600 हम ले रहे हैं और इनको हम बांटेंगे। ये होने वाला है हिंदुस्तान। और एक और चीज मैं बता दूं, ये जो बनी है ना गठबंधन की, जो पूरी इन्होंने कुनबा बना करके रखा हुआ है, ये झपट्टा मार तो होने वाला है पंजा, और झपट्टा मारने के बाद पंजा बैठेगा साइकिल में और हम सबकी वेल्थ हिंदुस्तान कान खोल के सुनिए लेकर के ये फुर्र हो जाएंगे। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है, ये सच है। अब आपने जो प्रश्न पूछा था उस पर भी मैं आ जाती हूँ हिमानी जी। ये देखिए जो पुरानी बात है, उस बात को देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, जब सच को बोलते हैं, तो वो सांप्रदायिक कैसे हो जाता है? सांप्रदायिक वो था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2006 में बोला था। कैसे बोल सकते हैं वो कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है? आज की जो सरकार है, आज के जो प्रधानमंत्री हैं, वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कहा जा रहा है कि वो हिटलर की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, जो इन्होंने बोला था कि अल्पसंख्यकों का क्या इस देश के संसाधनों पर हक नहीं है? बिल्कुल है। इस देश के अंदर जब सड़कें प्रधानमंत्री जी बनाते हैं तो सब चलते हैं ना उस पर। दुष्यंत भाई आप चलते हैं, मैं चलती हूँ, मुसलमान भाई बहन चलते हैं, आयुष्मान कार्ड आप सबको मिलता है, उसके अलावा उज्ज्वला योजना सबको मिलती है, आप कहें सबके घरों में बिजली आ रही है। नहीं सर, मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकती। ने कहा था भारत के संसाधनों पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, क्या बात आप बोल रहे हैं? महिला, बच्चे, सबका पहला अधिकार है। गजब की बात है, तो कांग्रेसी बिलबिलाने लग गए। ठीक है, आज देश के अच्छा, लेकिन गजब की बात है प्रेम जी, आप दोनों को रोक रही हो, आप दोनों को रोक रही हो। दुष्यंत जी, ममता जी, आप दोनों को रोक रही हो। ममता जी और दुष्यंत जी, आप दोनों को रोक रही हो। अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? एक सेकंड। अच्छा, गजब की बात ये है, नहीं, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ प्रेम जी, लेकिन गजब की बात है कि जिस सर्वे को या जिस वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात जो राहुल जी कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि राहुल जी नहीं समझा पा रहे अपनी बात को, लेकिन मोदी जी समझा रहे हैं, या फिर ममता जी समझा दे रही हैं, लेकिन राहुल जी नहीं समझा पा रहे हैं। मौका ही नहीं देते हमको राहुल जी। हाँ प्रेम जी, चलिए प्रेम जी से समझ लेते हैं। देखिए हिमानी जी की डिबेट में ले आइए चीजों को, यहाँ से देखिए हिमानी जी, दिखाओ, मैं थोड़ा सा अटेंशन चाहता हूँ अपने पैनलिस्ट लोगों का, कि यहाँ से देखिए कि जब से पहला चरण का चुनाव हुआ है 400 पार का तो नारा ही मुंह से निकलना बंद हो गया है। अब 400 पार अगर निकल रहा होता तो ये नया नैरेटिव ही नहीं आता। भाई राहुल गांधी, आप ही के हिसाब से आपको 400 सीटें आ रही हैं, तो न राधा को नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। काहे के लिए? राहुल गांधी को तो मिलेगा ही नहीं, सीट ही नहीं मिल रही है, तो फिर काहे का डर है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा? इसका मतलब है कि आपको, लेकिन ये बात तो पहले भी, जब तक 102 सीटों पर जिन बोलने, आप बोलिए, आप ही से सवाल है कि जिन 102 सीटों की आप बात कर रहे हैं या पहले चरण की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस बात को कहते रहे। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ही कहा है, उससे पहले भी कहा उन्होंने। इससे पहले इस तरीके से इन्होंने नहीं कहा था कि जो सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोगों को दे देंगे, जो घुसपैठिए को दे देंगे। अब क्या प्रधानमंत्री जी क्या मूर्ख हैं? ये गलत है, ये गलत है, नहीं बोलने दूंगी, नहीं बोलने दूंगी। आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा शब्द कैसे बोल दिया? मेरे प्रधानमंत्री, भारतवर्ष के सम्मानित, सबसे चर्चित, सम्मानित प्रधानमंत्री के बारे में नहीं, बिल्कुल कैसे बोल दिया? हिमानी जी ये गलत है। मैं कह रही हूँ, नहीं बोल सकते ये इस तरह। एक बार, लेकिन क्या शब्दावली है ये? क्या शब्दावली है ये? ठीक है ममता जी, क्या शब्दावली है ये? नहीं शब्दावली है, आपको अपनी शब्दावली और अपनी भाषा की गरिमा सुनना पड़ेगा। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अगर बात करेंगे, ममता जी, नहीं, प्रेम जी, लेकिन आपको भी कह रही हूँ कि प्लीज देखिए, एक पद की गरिमा होती है। एक मिनट, ममता जी, नहीं, सुनिए
सुनिए ठीक है नहीं ममता जी 1 मिनट रुकिए। ममता जी एक बार कंप्लीट कर लें, एक बार कंप्लीट कर लें। मैंने बोलना शुरू कर दिया है तो क्या ये मतलब प्रेम भाई क्या महाभारत के संजय बन गए जो इनको भविष्य दिखाई देने लगे? ठीक है अब देखिए हम इस तरह के पर्सनल कमेंट क्या करें और ऊपर से ममता जी ठीक है गलत है, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं दीपक जी का रुख करूं। देखिए घुसपैठिया ये कह रहे कि घुसपैठियों को दे देंगे। देश के नागरिकों को ही ये संविधान इजाजत देता है कुछ भी रिसोर्सेज देने का। मूर्ख है प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं घुसपैठियों। नहीं अब देखिए फिर आप जब इस तरह की बात करेंगे आपके किस तरह से देखिए मुझे लगता है कि हमें स्तर को नहीं गिराना चाहिए, स्तर को नहीं गिराना चाहिए। नहीं इस तरह से नहीं चल पाएगा, इस तरह से नहीं चल पाएगा। देखिए मैं बोल रही हूँ 1 सेकंड प्रेम जी आप दोनों को रोक रही हूँ देखिए प्रेम जी नहीं लेकिन प्रेम जी नहीं पर आप कम से कम प्रेम जी नहीं पर सुनिए अरे 1 सेकंड सुनिए ना प्रेम जी तो आप भी तो धारा प्रवाह बोल रहे हैं ना। 1 सेकंड ममता जी 1 सेकंड नहीं अगर इस तरह से होगा तो भैया डिबेट को यहीं बंद कर दीजिए डिबेट को यहीं बिल्कुल करा। ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दीजिए स्टूडियो को ऑडियो। ये किस तरह की बहस हो रही है? मैं प्रेम जी आपको भी कह रही हूँ प्लीज आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती। आप नहीं पहले मेरी बात सुनिए ना फिर देखिए। अरे लॉजिकल बात आप कर रहे हैं आप करिए लेकिन कम से कम उस पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए बोलिए। आपने ख्याल नहीं रखा है तो आप उनको मूर्ख बोलेंगे, आप उनको गाली देंगे। कम से आप बात करिए ना, आप तार्किक बहस करिए। लेकिन अगर आप भी वही करेंगे तो फिर क्या फर्क रह गया? और इस तरह से आप तो पर आप अपनी बात संविधान सम्मत बात कर रहा हूँ। लेकिन आप पीएम को मूर्ख नहीं बोल सकते ना, आप पीएम को मूर्ख नहीं बोल सकते। मैं आपको रोक रही हूँ। दीपक जी कम्युनल रंग कौन देने की कोशिश कर रहा है? मैं बहुत अच्छे मान लीजिए आपके डिबेट में हमेशा आता हूँ तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता और बड़ी सुंदर तरीके से चलती है। और मेरा भी मानना यह है कि जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो नफरत नहीं फैला रहे हैं, वो मुस्लिमों के प्रति प्रेम फैला रहे हैं। तो जो भी हमारे हिंदू अंधभक्त हैं उनको जाग जाना चाहिए कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच किसने बनाया? इंद्रेश जी ने। कौन है? आरएसएस के टॉप 20 आदमियों में से एक। अखंड भारत कौन मांग रहा है? जो संवैधानिक रूप से देश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह, उस 45 करोड़ मुसलमानों को जो हमारे भारत विरोधी हैं उनको इस देश में लाने की कौन बात कर रहा है? हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पिछले 10 साल में किसने इस देश से नहीं भगाया? हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी। इस देश में आईएएस का जो सिविल सर्विसेज के अंदर 2.5% से 5% मुसलमान को किसने किया? हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी ने। सरकारी संसाधनों में 10-15% से हिस्सेदारी 30 से 40% किसने करी? हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी ने। और जो भी छात्रवृत्तियां बढ़ी हैं वो भी आप देखोगे, गरीबों के जो मकान हैं वो भी हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी ने दिया। दीपक जी मेरा ठीक है। अब जरा 1 मिनट यहाँ पर रोक रही हूँ। आपने कहा कि उनको नहीं निकालने का काम मोदी जी ने किया, लेकिन उनको पालने पोसने का काम किसने किया? ये भी एक बार बताइए। 1 मिनट मैं तो देखिए आपकी बात को काटता ही नहीं हूँ क्योंकि आप अच्छा प्रश्न पूछ रही हैं कि देखिए मेरा मानना किसी भी समय किसी भी सरकार ने जो गलत किया था वो हार गए हैं। अब 10 साल में ये सत्ता में, हमारा काम इनसे पूछना है। तो ये जो मुस्लिम प्रिय इनके काम है, देश विरोधी मुस्लिमों के प्रति उनका जो प्रेम है, पाकिस्तानी मुस्लिमों के प्रति, बांग्लादेशी मुस्लिमों के प्रति, अफगानिस्तानी मुस्लिम रोहिंग्याओं के प्रति, बांग्लादेशियों के प्रति 45 करोड़ जब वो इस देश में वो ले आएंगे और जब वो वोट करेगा हमारे देश के खिलाफ और उनके बीच में से गलती से कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुना गया तो इस देश की हालत क्या होगी? ये हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी को सोचना होगा।